हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस 2024 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, पास आ ही चुका है मेंस। 21 अक्टूबर से मेंस प्रारंभ हो रहा है आपका, और लगभग 20 दिन मान के चलिए बचे हुए हैं। और ऐसे में जो भी मेंस के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बहुत सारे प्रश्न घूमते रहते हैं, जिसमें एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण घूमता रहता है कि ये जो कम समय बचा है इतना, इसमें आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। ठीक, तो आज का ये जो वीडियो है हम इसी पर ही डिस्कस करेंगे। इस पर मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आए थे, सो दैट मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लेता हूँ, जैसा कि हम भी करते थे। तो ये जो कम समय है, इस कम समय में जो हमारी स्ट्रेटजी होती है या हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारी जो दिनचर्या होती है, वो हमारे पूरे मेंस को प्रभावित कर देती है। तो आज यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस कम समय में आपको क्या करना है और साथ ही साथ क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 21 अक्टूबर से मेंस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो मेंस 21 से चालू है ये हो सकता है पोस्टपोन्ड हो जाए, कि उस समय दीपावली है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल क्लियर कट रहिए, मेंस पोस्टपोन्ड नहीं होगा। जब तक कि कुछ बहुत बड़ी घटना नहीं हो जाती है तब तक एमपीपीएससी का मेंस पोस्टपोन्ड नहीं होता है। आप लोग याद करिए, कोविड के समय एमपीपीएससी मेंस हुआ था और पीपीई किट पहनवा करके, डॉक्टर्स की एम्बुलेंस खड़ी करवा करके आयोग ने मेंस ले लिया था। तो कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्यौहार मेंस को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए बिल्कुल क्लियर कट रही है कि मेंस जो डेट दी गई है उसी डेट से स्टार्ट होगा। अब बात यह आती है कि हम आखिर किन चीज़ों पर ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो क्या आ जाती है, इस समय भटकाव बहुत होता है। भटकाव इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ लिया है और हमें ये लगता है कि ये जो कम समय बचा है ना, इस कम समय में भी हम क्या करें, हम बहुत कुछ कर लें। ठीक, तो दैट उसके चक्कर में हम बहुत सारी जो चीज़ें रहती हैं, जो हमारी मेन स्ट्रीम रहती है, हम उससे भटक जाते हैं। अब देखिए, भटकाव ये जो मैं आपको बताया, ये हर क्षेत्र में भटकाव है, हर क्षेत्र में। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि केवल मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ये हर क्षेत्र की भटकाव की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अब बात यह आती है कि हर क्षेत्र में भटकाव, ये हर क्षेत्र में भटकाव कैसा है। चलिए हम पढ़ाई की ही चर्चा ले लें कि पढ़ाई में आपसे किसी ने ये कह दिया कि अरे ये जो नोट्स हैं इस नोट्स से ज़्यादा अच्छे तो ये वाले नोट्स हैं। आप जिस नोट्स की तैयारी कर रहे थे, जिस नोट्स से तैयारी कर रहे थे, आपने उसे छोड़ा और आप उठा करके दूसरे नोट्स पढ़ने लग गए। अब ऐसे में क्या होगा कि आप जो नोट्स इतने समय से पढ़ रहे थे, आपने उसे छोड़ा और एक कोई दूसरा नोट्स उठा लिया। कभी किसी ने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप इस तरह के बजाय ऐसा लिखें। मतलब कुल मिलाकर के क्या होगा, आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशंस यदि बहुत सारी इस समय आप लेने लगेंगे तो आप अपनी दिशा से भटक जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिए, इस समय भटकाव बहुत होता है। यदि आपने कोई मैगजीन उठा ली, आपने कोई प्रतियोगिता दर्पण क्रॉनिकल, कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन उठाई, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हो सकता है आपने कोई नई बुक उठा ली कि चलिए एथिक्स पर मैं ये नई बुक पढ़ लूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़्यादा आप ना करें। आप यदि कुछ भी नया पढ़ना चाहते हैं तो केवल वही उठाइए जिसे आप पूरा कर सकते हो। कोई भी ऐसा नया विषय जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसे आप पूरा नहीं कर सकते हैं, उसे प्लीज़ मत उठाइए। इसके अलावा आप क्या करना है, आपको सिलेक्टेड स्टडी करना है। देखिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आए हुए टाइम हो गया, वैसे भी आपने जब प्री दिया था तो आपको पता था कि मेंस देना है या नहीं देना है, तो आप मेंस की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल और केवल क्या करना है, आपको सिलेक्टेड स्टडी करना है, क्योंकि जितना समय बचा है उसमें आप केवल सिलेक्टेड स्टडी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जिन टॉपिक्स में ज़्यादा समस्या है
उनका बार बार आप रिवीजन कर लें। देखिए, ये जो समय है वास्तविकता में देखा जाए तो रिवीजन करने का समय हो जाता है। तो रिवीजन करने में देखिए दो तरीके के हमारे पास टॉपिक रहते हैं। एक वो टॉपिक्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम स्ट्रांग होते हैं, हम क्लियर कट होते हैं, हमें उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, या आप उसे बाद में रिवाइज कर सकते हैं। जो टॉपिक्स जिसमें आप को ज़्यादा समस्या है, ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें आपके नंबर बार बार कम आ रहे हैं, आपको लिखने में समस्या आ रही है, तो आप क्या करें, आप उसका बार बार रिवीजन अभी करें। और जो टॉपिक सरल है, जो आपको याद है, आप उसे एक आधी बार देख लीजिए। तो रिवीजन आप जिसमें प्रॉब्लमेटिक जो पार्ट है आपका, ये देखिए सबका इंडिविजुअल अलग हो सकता है। किसी का ज्योग्राफी वीक हो सकता है, किसी का हिस्ट्री वीक हो सकता है, किसी का संविधान वीक हो सकता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। डेली मॉक टेस्ट, अब समय है आपके पास, आप क्या करें, आप रोज लिखिए, रोज आप 3 घंटे का पेपर लगाइए, और जो आपका मेंस का टाइमिंग है उसमें ही लगाइए। जिससे क्या रहेगा, आपको रोज 10 से 1 मेल लिखने की आदत रहेगी। इसलिए जिस दिन आप मेंस देने के लिए जाएंगे तो वो दिन आपको कुछ अलग दिन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में है कि मैं रोज 10 से 1 में लिखता हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ। इसके अलावा जब आप लिखें तो कैसा लिखें, फास्ट, यानी आप फास्ट लिखने का प्रयास करिए, लेकिन हैंड राइटिंग खराब नहीं होना चाहिए आपकी। और फास्ट ऐसा कि आप ये टारगेट कर लें घड़ी को सामने रख करके, यदि 3 घंटे का पेपर है तो प्रयास करिए कि 5 मिनट पहले, ठीक है, एटलीस्ट 5 मिनट पहले आप पेपर पूरा कर लें उसको। तो फास्ट लिखने का आप अभी से प्रयास करेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं वहाँ जा कर के लिख दूंगा एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ मैं सब कुछ कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आपकी नेट प्रैक्टिस है, और बिना नेट प्रैक्टिस के आप जाएंगे तो सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डेली मॉक टेस्ट लगाइए आप। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिए कि ये न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ है, ये इसका क्या है, ये इसका पहला मेंस है। इसलिए देखिए, ये एक कहना चाहिए कि इतिहास रहा है। एक बहुत सामान्य सी बात होती है कि जब सिलेबस चेंज होता है तो सिलेबस चेंज होने पर जो पहला मेंस होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो सिलेबस की जो हेडिंग्स होती है, ठीक है, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री में हेडिंग दी गई है, या कहना चाहिए कि जैसे कि जो आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपको बताया गया एल नीनो, ला नीना, या फिर जो आपका इकोनॉमिक्स है उसमें कहना चाहिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो हेडिंग्स हैं, आप इस हेडिंग पे फोकस कर लीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतने कम समय में क्या करें, तो आप ये जो हेडिंग हेडिंग है, इस हेडिंग पे फोकस कर लीजिए। और ये बात आप मान के चलिए कि आपके 60% या 65% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो, चूंकि पहली बार है, हेडिंग से ही आएंगे सीधे सीधे उठ करके। अब बाकी के क्वेश्चंस डीप में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो हेडिंग पर ही आएंगे जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसलिए जो लिखा हुआ है, आपने यदि वही वही टॉपिक भी यदि तैयार कर लिए तो भी वो मोर देन एनफ है। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स का जो महत्व है, वो महत्व एक तो इकोनॉमिक्स में है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, बजट देख लीजिए, जो आरबीआई की नई मौद्रिक नीति है उसको देख लीजिए, जो हमारा विदेशी मुद्रा व्यापार है, सॉरी विदेश व्यापार है, उस विदेश व्यापार के डेटा देख लीजिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा देख लीजिए। इसके अलावा एथिक्स में भी कई बार कहना चाहिए ये सब सारी चीज़ें काम में आ जाती हैं। गवर्नमेंट ने कई कोई जो रिपोर्ट है जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के निकाली है, या कहीं कुछ ऐसा केस हुआ है जो ऑनेस्टी को लेकर के है, या करप्शन के कई सारे केस, क्योंकि आपके इसमें करप्शन भी टॉपिक है, तो इस तरीके की जो करंट इवेंट्स हैं वो एथिक्स में काम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो करंट, इसके अलावा जो पॉलिटी है, पॉलिटी में करंट काफ़ी काम में आता है, ठीक है। आप ये बात मान के चलिए कि इंडियन पॉलिटी में एक ना एक प्रश्न जो इस समय की संवैधानिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था चल रही है, जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, उससे एक ना एक प्रश्न जरूर आता है, और ये हमेशा ऐसा ही आ रहा है।
तो उसमें यदि आपने पॉलिटिकल सिस्टम में करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रखा है, चाहे वो संसद की प्रणाली है या कुछ भी है, उसको यदि आपने करंट अफेयर के साथ जोड़ करके लिख दिया तो आपकी मार्किंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो करंट अफेयर पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोने और उठने का टाइम टेबल सुधार लें। देखिए, ज़्यादातर लोग, मैं आपसे बता रहा हूँ, आप में से 70% लोग ऐसे होंगे जो अभी उनका जो टाइम टेबल होगा कि वो रात को 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करते होंगे, 3-4 बजे तक सुबह आप लोग पढ़ते रहते हैं और 4 बजे के आसपास सो जाते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं। तो यदि ये टाइम टेबल है तो अब आप टाइम टेबल अपना चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये टाइम टेबल आप जब सुबह वहाँ पर 10 बजे पहुँचेंगे तो आपके लिए ये कष्टदायी हो जाएगा टाइम टेबल। ठीक है ना, आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे, जबकि एग्जामिनेशन हॉल में आप बिल्कुल फ्रेश यदि रहते हैं तो आपसे जो प्रश्न नहीं भी बन रहा है वो बनने लगता है, या आप कुछ ना कुछ उसका एक लॉजिकल आंसर लिख देते हैं उसका। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल मैं आपको सजेशन दूंगा कि अब आप सुबह 6 से 7 के बीच में उठने का प्रयास करने लगें, और रात का जो आपका टाइम टेबल उसे धीरे 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 चेंज कर दीजिए। एकदम से चेंज वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि आपकी आदत है सुबह 9 साढ़े 9 बजे सो करके उठने की, तो यहाँ आपके लिए रिस्की काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला टाइम टेबल भी थोड़ा सा आप सुधार लें। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू, आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये देखिए, आपकी स्टडी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन यदि आपकी हेल्थ गड़बड़ा गई हो कि आपको इस समय मौसम समझ में आ ही रहा है, लगातार पानी गिरता जा रहा है, फिर रुक रहा है, फिर गिर रहा है, तो इस समय आप जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है पीने के पानी का, उसका ज़रूर ध्यान रखिए। और बहुत थोड़ी सी लापरवाही में आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं और सारे मेंस पर आपके पानी फिर सकता है। ठीक है, ऐसा बहुत होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ आप इसका एक बहुत विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा देखिए, आप कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए, अपना जो मेंटल कंसंट्रेशन है उसको बनाए रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अनावश्यक वार्तालाप देखिए क्या होता है, हम मोबाइल पर अपने मित्रों से बातचीत करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत करते हैं, तो देखिए अ, आप अभी उतनी ही बात करिए जितनी बात आपको रिलैक्स कर दे, जितने में आप कहना चाहिए अपने आप को रिलैक्स महसूस करना है। जो पढ़ाई का प्रेशर है उससे हटाने के लिए, थोड़ा सा फ्री होने के लिए आप लोगों से चर्चा कर लें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनावश्यक वार्तालाप नहीं करें, नहीं तो देखिए बहुत कई बार हो सकता है कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी बात पर कहा-सुनी हो गई, ठीक है ना? और उसके चलते आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, कुछ भी, और उस यदि आप 1 दिन के लिए भी डिस्टर्ब हो गए, कुछ समस्या इस प्रकार की हो जाएगी आपको, तो आपका वो तो दिन ही बर्बाद चला जाएगा। ठीक है? तो अनावश्यक वार्तालाप नहीं करें। ज़्यादातर जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप ज़्यादातर प्रयास करें कि उनसे ही बातचीत करें, आंसर राइटिंग पर डिस्कस करते रहें और अपने चारों ओर का माहौल मेंस का आप बनाए रखें। ठीक है? तो ये सब जो पॉइंट्स थे, ये कुछ पॉइंट्स मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको लेकर के मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। हालाँकि पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इसका यदि आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो आप मेंस को सही तरीके से टारगेट कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, भटकाव से आपको पूरी तरह से बचना है, आपको अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है, इसके अलावा अपना कॉन्फिडेंस भी बनाए रखना है आपको, डिप्रेशन में आपको नहीं आना है। यदि आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम भी आ रहे हैं तो ठीक है, आप प्रयास करते रहिए, लेकिन आप डिप्रेस मत होइए, क्योंकि आपका जो ये जो डिप्रेशन रहेगा ये मेंस आपका गड़बड़ा देगा। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और नॉर्मल रहिए, और नॉर्मल लेकर के ही तैयारी करना है, और ऐसे ही नॉर्मल तैयारी करते करते नॉर्मली आपको मेंस जा करके दे देना है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी ज़्यादा अच्छे से करते रहें। सभी लोगों को मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। ओके।